Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, जजमेंट एनालिसिस की क्लास में आज हम डील करने वाले हैं सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रादर सोशियो लीगल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि एलजीबीटी कम्युनिटी के क्या राइट्स होंगे। तो जजमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे और फिर चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के एनालिसिस पे, क्योंकि ये 5 जजेस बेंच डिसीजन था और इसमें 4 सेपरेट जजमेंट्स आई हैं। कुछ पॉइंट्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्करेंस दिखाया और कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखाया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो हमें देखना होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो जजमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक डाउन द नेम ऑफ द केस, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बात आती है एलजीबीटी कम्युनिटी या फिर क्वियर, ये क्या होता है। तो ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जिसमें हम वेरियस सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी के लोगों को डील करते हैं। सो द टर्म यूनियन बिटवीन क्वियर पर्सन्स और सिमिलर टर्म्स, इनका मतलब होता है कि जहां पर एक पर्सन या फिर दोनों ही जो पर्सन्स होते हैं उनका एटिपिकल जेंडर आइडेंटिटी या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है। अब इसका क्या मतलब होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, जेंडर आइडेंटिटी का, ये जानना जरूरी होगा इससे पहले कि हम इन लोगों के राइट्स के बारे में बात करें। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्या है, इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है कि क्या सेक्स और जेंडर एक ही बात होता है या फिर इनमें डिफरेंस होता है। अगर हम गाइस सेक्स की बात करते हैं तो ये डिटरमिन किया जाता है आपके बर्थ पर, लुकिंग एट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्ट्रक्चर। जब बर्थ होता है चाइल्ड का तो बताया जाता है कि चाइल्ड मेल है या फिर फीमेल है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरसेक्स पर्सन्स का। जब किसी पर्सन के जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिट नहीं होते, ना ही मेल में ना ही फीमेल में, तो हम उनको रेफर करते हैं कि ये पर्सन क्या है, इंटरसेक्स, हम इससे उनको रेफर करते हैं। अब बात आती है सेक्स और जेंडर क्या सेम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्स का कनेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यानी कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से। यहीं अगर मैं जेंडर की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है कि मेंटली, अपने हाव भाव से, मेंटली साइकोलॉजिकली आप खुद को क्या कंसिडर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जब बर्थ हुआ चाइल्ड का हमने कहा चाइल्ड मेल है, पर इवॉल्विंग स्टेज पर जब चाइल्ड बड़ा होने लगा तो वो खुद को ऐसे कंडक्ट कर रहा है जैसे वो फीमेल है। मे बी वो चूड़ी पहन रहा है, क्योंकि चूड़ी एक ऐसी चीज है, बैंगल, जिसको हम फीमेल से एसोसिएट करते हैं। मे बी द पर्सन ही इज वेयरिंग द साड़ी, बिकॉज हम साड़ी भी फीमेल्स वेयर करती हैं। तो ऐसा लग रहा है उनके मैनरिज्म से कि वो खुद को फीमेल कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे होने पर हम कहते हैं कि उस पर्सन का जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्या है, फीमेल है। तो सेक्स और जेंडर ये दोनों सिमिलर टर्म्स नहीं है लॉ की लैंग्वेज में। तो अगर आप इसका डेफिनेशन देखो कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्या है, योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स ट्रांसजेंडर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अगर आप पढ़ना चाहो तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। Each person's deeply felt internal individual experience of gender, his personal sense of the body, उसको हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन। अब कभी कभी क्या होता है, अगर आप जजमेंट पढ़ोगे तो दे आर रेफरिंग टू दीज टर्म्स जेंडर अफर्मिंग सर्जरी या फिर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। अब क्या होता है गाइस, अगर सपोज करो कि हमने बर्थ पे कहा कि पर्सन इज मेल, लेकिन वो खुद को फीमेल की तरह कंडक्ट कर रहा है, वो फील कर रहा है कि एज इफ मैं फीमेल हूं, तो वो क्या करते हैं कि वो सेक्स असाइनमेंट रीअसाइनमेंट सर्जरीज अंडरगो करते हैं, सो दैट जो उनका सेक्स है वो कॉन्फर्म कर पाए उनके जेंडर के साथ। तो इसलिए इन सर्जरीज को अंडरटेक किया जाता है। अब बात आती है सेक्सुअल ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन किसके प्रति अट्रैक्टेड फील करता है।
अगर सपोज करो कि मेल मेल से अट्रैक्टेड फील कर रहा है तो उस केस में हम कहते हैं कि ये गे होगा। अगर हम यही फीमेल फीमेल रखेंगे तो हम लेस्बियन टर्म को रेफर करते हैं। तो मतलब बात आती है कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि आप खुद को कौन सी जेंडर आइडेंटिटी देना चाहते हो, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप किससे अट्रैक्टेड फील करते हो। उसके बेसिस पर यहाँ पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन में उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप हेट्रोसेक्सुअल हो या फिर होमोसेक्सुअल हो या फिर बाइसेक्सुअल हो। तो आई होप आप डिफरेंस को कार्व आउट कर पाए होंगे। अब ये कुछ जजमेंट्स हैं जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिलाई कर रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट्स को अपने एनालिसिस में यूज कर रही है, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी जजमेंट्स के बारे में पता हो कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बिल्कुल मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी वन वन लाइनर अबाउट दीज जजमेंट्स, और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। सबसे पहली बात आती है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 377 को चैलेंज किया गया था आईपीसी के, और यहाँ पे कहा गया था कि अगर यहाँ पे सेक्शन नंबर 377 पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता था कि अगर होमोसेक्सुअल्स हैं और अगर उनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी है तो इन दैट केस उनके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता था। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप आर्टिकल 14, 15, 19, 21 आप इसको वायलेट कर रहे हो और यहाँ पे इनके लिए पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। फिर इसको जजमेंट को फर्दर चैलेंज किया गया सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मोरालिटी को प्रिवेल कराते हुए बोला ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कि 377 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो यानी कि इफेक्ट क्या रहा कि अगर होमोसेक्सुअल्स सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट होगा। फिर बात आती है 2018 में नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सेक्शन नंबर 377 को पार्शियली डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और बोला गया कि अगर विद कंसेंट होमोसेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो वहां पर कोई पनिशमेंट नहीं होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, देयर राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी कोड को हमने प्रेफरेंस देते हुए बोला कि सेक्शन नंबर 377 इज पार्शियली डीक्रिमिनलाइज्ड। बात करते हैं नालसा जजमेंट के बारे में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ट्रांसजेंडर्स के राइट पे जजमेंट है। ट्रांसजेंडर को इसमें थर्ड जेंडर का औहदा दिया गया था और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट को इसमें डायरेक्शंस भी दी गई थी कि आप इनके सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में सोचो और यहाँ पे ट्रांसजेंडर के डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे बात आती है शफीन जहां वर्सेस अशोकन केएम और शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो जजमेंट हैं जिसपे बहुत ज्यादा फोकस आ रहा है जब जजमेंट में कंटेंट किया जा रहा है कि राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट है। तो इन्हीं दोनों जजमेंट पे रिलाई अपॉन किया जा रहा है। शफी जहां अशोकन केएम, इसमें जो कपल्स थे वो इंटरफेथ यानी कि एक हिंदू था एक मुस्लिम था, कपल में लड़का वाज मुस्लिम एंड द गर्ल शी वाज हिंदू। और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास राइट टू मैरी है एंड राइट टू चूज योर पार्टनर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जजमेंट का क्या इफेक्ट रहा। और अगर मैं बात करूं शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, तो ये ऑनर किलिंग पर, कास्ट जब आपकी डिफरेंट होती है, ऑनर किलिंग, इस पर ये केस था। लास्टली बात करते हैं अरुण कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट था, 2019 में आया था। यहाँ पर एक मैन और एक ट्रांसजेंडर जो खुद को फीमेल कंसिडर करते थे उन्होंने शादी कर ली थी और जब वो रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे थे तो अथॉरिटीज ने उनकी शादी के रजिस्ट्रेशन को मना कर दिया था। फिर रिट पिटीशन फाइल की गई थी और रिट पिटीशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्टेड कि इनकी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। आई होप आपको सारी जजमेंट्स थोड़ी समझ आई होंगी। अब जजमेंट को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप।
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कोर ट्रेट ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे पहले बात की जा रही है कि जो ये एलजीबीटी कम्युनिटी होते हैं, इनको अपने क्या इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, क्या इनकी जेंडर आइडेंटिटी है, अगर वो ये चीज पब्लिक में बताना चाहते हैं तो काफी ऑस्ट्रेसिज्म उनको झेलना पड़ता है, यानी कि इस चीज को सोशली अप्रूवल नहीं दिया जाता और आपको ह्यूमिलेशन सहना पड़ता है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा, देखा, जो सोशल रियलिटीज को देखते हुए कहा कि अगर एक पब्लिक वॉशरूम है, अगर सपोज हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो फीमेल और मेल हमें यही मिलता है, हम कभी इस चीज को इमोशनली सोच भी नहीं पाते कि आपके मेंटल लेवल पर क्या असर पड़ता होगा जब आप ये ही कंफ्यूज हो कि विच वॉशरूम इज टू बी यूज्ड, यही नहीं पता। सो उस केस में इनको कितना मेंटल प्रेशर होता होगा, स्ट्रेस होता होगा। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर कि आप कहाँ पर चेकिंग की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि अगर बायोलॉजिकली आप मेल हैं बट आप खुद को तो फीमेल कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ सोशल रियलिटीज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिस्क्रिमिनेशन सह रहे हैं, मेंटल जो स्ट्रेस सह रहे हैं, उनके बारे में बात करी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा खुद से भी पढ़ सकते हैं कि कैसे हाउसिंग सेक्टर में इनको उत्पीड़न झेलना पड़ता है, रेंट पे इनको घर तक नहीं मिलता। अगर यहाँ पर एक ऐसा भी केस आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पर एक पर्सन जो खुद को फीमेल कंसिडर करती थी, उनको आपने मेल प्रिजन में डाल दिया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड। आप तो खुद को फीमेल ही कंसिडर कर रहे हो, तो एक जैसे अगर जो एक फीमेल बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली खुद को फीमेल कंसिडर करती है, सेम लेवल ऑफ मेंटल ट्रॉमा आप भी तो उसी से गुजर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इतनी इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा है, पहले उसको हाईलाइट किया सो दैट हम इनके राइट्स के बारे में बात कर पाए। अब चलते हैं व्हाट वाज द रिलीफ क्लेम्ड बाय द पेटिशनर्स। तो यहाँ पे पेटिशनर्स ने अपना जो रिलीफ मांगा है, उन्होंने कहा है कि हमें राइट टू मैरी मिलना चाहिए, हमें शादी करने का अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है। हम किसको चूज करना चाहते हैं शादी के लिए, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने जो रिलेशनशिप है उसका क्या मांगा है, लीगल रिकॉग्निशन मांगा है। एक मैरिज एक ऐसी चीज है जिसमें काफी आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं, काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब क्या होता है कि अगर सपोज आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अपनी नॉमिनी अपनी वाइफ को बना सकते हैं, तो कल को अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो नॉमिनी शी विल बी गेटिंग दी मनी। अब इनके केसेस में आपके में कितना भी प्यार है, बट क्योंकि आपका रिलेशनशिप को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि जहां पर हम बहुत बेनिफिट्स कॉन्फर करते हैं मैरिज रिलेटेड, और ये लोग उस चीज से वंचित रहते हैं। अब आर्टिकल 1921 इस पे रिलाई करते हुए पेटिशनर्स कहते हैं कि हमारे पास राइट टू मैरी है। फिर यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट, अगर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में नहीं पता तो ये एक ऐसा सेक्युलर लॉ है जहां पर इंटरफेथ कपल्स सेम कास्ट के भी जाते हैं, बट मेनली अगर मैं बात करूं इसकी वर्केबिलिटी पर, तो यहाँ पर इंटरफेथ कपल्स शादी करते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक सेक्युलर लॉ है और धर्म और जाति में भेदभाव ना हो, इस बेसिस पर भेदभाव ना हो, तो आप अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि आप इसको ये अंडर इंक्लूसिव है, आप इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो एलजीबीटी कम्युनिटी को, इसलिए ये आर्टिकल 21, 15 एंड 14 इसको क्या करता है, वायलेट करता है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि अगर जो मैरिटल रिलेशनशिप है, ये हमारी आर्टिकल 19(1)(a) इसमें कि हमारा क्या चॉइस है, हम किसके साथ शादी करना चाहते हैं, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस आर्टिकल। और जो
यहाँ पे कहा कि जो ये जो स्टेट है, स्टेट का कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है कि वो हमारी जो शादी है उस पे बार लगाए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसको डिमांड करती है कि हमारी शादी को रिकॉग्नाइज किया जाए। और यहाँ पे कहा कि एक प्रिंसिपल होता है आईओएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन का, कि अगर सोशल मोड्स और अगर कंटेम्प्रेरी रियलिटीज ये बदल रही हैं किसी समाज की, तो हमें लॉ में भी बदलाव करना चाहिए। सो प्रिंसिपल ऑफ अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट पे आप ये लगाओ, और जहां पर भी बाइनरी जेंडर का रेफरेंस है, मेल फीमेल, ये सारी जगह आप इसको जेंडर न्यूट्रल कर दें, और इसमें डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिफिकेशन वाले लोग, उनको भी आप इसमें कवर करें, और वहां पर उनको भी यहाँ पर अधिकार मिल पाए शादी करने का। अब आप प्लीज इसको थोड़ा सा सेल्फ रीड करेंगे कि क्या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कैसे हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर हम सेरोगेसी और अडॉप्शन के बारे में बात करें, तो क्योंकि आप शादी नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी अडॉप्शन एक्सेट्रा, अगर हम जॉइंट अडॉप्शंस की बात करते हैं, तो वहां पे आप सिर्फ मैरिड कपल्स हैं तो ही कर सकते हैं। सो दैट वेज ऑल्सो काफी प्रॉब्लम हो रही थी फॉर अवेलिंग जॉइंट अडॉप्शंस। ये भी एक काफी बड़ा इशू रहा अलोंग विद द राइट टू मैरी, बट इसको हम आगे की वीडियो में इस पे हम डील करेंगे। अडॉप्शन वाले पॉइंट को अभी हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। फिर एक मुद्दा उठा कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी और क्वियरनेस है, ये एक एलीट कॉन्सेप्ट है, अर्बन कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर हम रूरल कॉन्सेप्ट में देखें इंडिया में, उन सोसाइटीज में ये पाया नहीं जाता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को आउटराइटली रिजेक्ट करा, क्योंकि इवन इन द केस ऑफ नवतेज जौहर एंड इन द केस ऑफ नालसा, ये चीज देखी गई थी कि ये तो बहुत ओल्ड एज कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें, जब श्री राम जी वनवास के लिए गए थे, तो सारी जनता उनको फॉलो कर रही थी कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो वहां पर राम जी भगवान ने क्या कहा था कि सारे नर नारी पीछे हट जाएं। तो वहां पर जो ट्रांसजेंडर थे वो पीछे नहीं हटे थे, क्योंकि ना वो नर हैं और ना ही वो नारी हैं। तो यहाँ से कहा जाता है कि भगवान जी ने उनको ब्लेसिंग दी कि आप लोगों को ब्लेस कर पाए। तभी अब घर में जब भी कोई बच्चा होता है या शादी होती है, तो ये लोग जाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स को कॉन्फर करते हैं, और ट्रांसजेंडर्स की ब्लेसिंग्स को हम काफी वैल्यू करता है हर कोई। सो यहाँ पे ये काफी एक ओल्ड एज कॉन्सेप्ट है रामायण के टाइम से। अब चलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के बारे, इनका क्या आर्ग्यूमेंट रहा इस केस में, ये देखते हैं। इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रिसीड करता है स्टेट से, कि स्टेट क्या रिकॉग्निशन दे। ये तो एक सोशल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे कहा कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था, कि इंटरफेथ जो ये शादियां हैं वो हो पाए। फिर यहाँ पे कहा कि अगर हमें नॉन हेट्रोसेक्सुअल यूनियंस को एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन देना है ना, तो इट इज फॉर द लेजिस्लेचर टू डू सो एंड नॉट फॉर द जुडिशरी टू डू सो। फिर दूसरा कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम राइट टू मैरी इसको नहीं दे सकते, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और फिर इन्होंने अपना टेक बताया, शफी जहां एंड शक्ति वाहिनी केस में इनका क्या टेक है। फिर इन्होंने कहा कि ये एक कॉन्करेंट मैटर है, राइट, ये मैरिज वाला, दिस इज द कॉन्करेंट लिस्ट मैटर, और स्टेट को पहले लॉ लाना होगा, और फिर ही हम इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इनको स्पेशल मैरिज एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते, stating the ground that it is violating 14, being under inclusive in nature 15, 19 and 21। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ना कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में कैसे कैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। एक पार्टी कह रही है इट शुड बी रेड एज जेंडर न्यूट्रल, और कैसे आप कह रहे हो कि नहीं हम इसको जेंडर न्यूट्रल नहीं पढ़ सकते हैं, दैट इज द टेक ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे खुद से।
However, the legislative recognition of such a choice is not a fundamental right. ये यूनियन ऑफ इंडिया का कहना है, उनका टेक है। अब चलते हैं जजमेंट के एनालिसिस पर। तो पहली बात तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अर्बन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं माना है। फिर यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये चीज देखें कि शादी के पर्पस के लिए स्टेट कैसे कैसे इंटरफेयर कर सकती है, तो 3 कंक्लूजन्स निकलते हैं। पहला तो स्टेट कोई यानी कि लॉ बनाने वाला स्टेट, वैसे हम इसको सेंट्रल स्टेट वाला नहीं रेफर कर रहे हैं। पहली बात तो जो स्टेट है वो लॉ बनाकर वैलिड कंडीशंस बताती है शादी की, कि आप 18 हो 21 हो आप तभी शादी कर सकते हो। इट इज लेइंग डाउन द कंडीशंस कि आप मोनोगैमी इज द रूल अंडर हिंदू कोड। फिर अगर शादी के सस्टेनेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अगर वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए या फिर टॉर्चर हो रहा है, क्रूएलिटी हो रही है, तो इस केसेस में लॉ बना हुआ है। या फिर अगर शादी का ब्रेकडाउन हो जाता है तो डाइवोर्स पे क्या रेमेडीज होंगी, तो इन फील्ड्स में स्टेट ऑपरेट करती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट पे क्या कहा ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। यहाँ पे सबका कॉन्करेंट था, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस अगर मैं डीवाई चंद्रचूड़ उनको कोट करूं, तो उन्होंने कहा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन नंबर 21A, अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट का 21A पढ़ते हैं तो ये तो रिलेट कर जाता है पर्सनल लॉ से। तो अगर हम इसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं तो सारे पर्सनल लॉ इसकी वर्केबिलिटी को देखना पड़ेगा कि इसकी क्या वर्केबिलिटी है। फिर उसके बाद कहा कि अगर हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेड कर देंगे तो हम प्री इंडिपेंडेंस एरा पे चले जाएंगे, जहां पर इंटरफेथ ये मैरिजेस भी नहीं पॉसिबल हो पा रही। तो उन्होंने कहा मोर ओवर कि हम इन वर्ड्स को एसएमए में पढ़ पाए, इट इज द फील्ड ऑफ द लेजिस्लेचर एंड वी फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि जिसका जो काम है वो वही करेगा। लेजिस्लेचर इज देयर टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट देम एंड द जुडिशरी टू इंटरप्रेट देम। इन द guise of interpreting we cannot create the law, हम लॉ नहीं बना सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया था आपको कि मैरिज काफी बेनिफिट्स कॉन्फर करती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, इनकम टैक्स में। तो आप ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि कैसे सिर्फ मैरिटल कपल्स को ही हम ये राइट्स दे रहे हैं। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन उठा कि क्या कोर्ट ये मानती है कि whether there is a fundamental right to marry। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉन्करेंट सबका व्यू था। तो यहाँ कहा गया कि नो, there is no fundamental right to marry, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर हम इन केसेस को रेफर करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपको स्टेट ने अधिकार दिया कि हाँ आप शादी कर सकते हो और आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो, तब ऐसा डेरिवेटिव राइट हम बोल रहे हैं कि आपको अपना पार्टनर चूज करने का अधिकार है, बट विद इन द डोमेन दैट इज बीइंग परमिटेड बाय द स्टेट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब अगर हम यहाँ पे, मैंने इसको जान के ऐड कर दिया है, हर जजमेंट में तो यही कहा गया है कि फंडामेंटल राइट नहीं होता, पर अगर आप पुत्तुस्वामी वाला जजमेंट पढ़ेंगे ना प्राइवेसी का, तो ऑनरेबल जस्टिस नारिमन इन्होंने कहा था राइट ऑफ सेम सेक्स टू मैरी। इन्होंने इस यहाँ पर ये माइनॉरिटी ओपिनियन में लिखा था कि प्राइवेसी एंटेल्स कि इनको शादी करने का भी राइट होना चाहिए, लेकिन बाकी के जजमेंट्स में ये कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि they are having the right to marry or even to get married whether it is a fundamental right or not। अब बात आती है सिविल यूनियन पर। ऑन अ सिविल यूनियन यहाँ पे हमें ना डाइवर्जेंस व्यू मिला। अब कैसे मिला इस पर बात करते हैं। तो एक तरफ तो हमारे जज हैं ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड संजय किशन कौल, और एक तरफ हमारे पास ये 3 जजेस स्ट्रेंथ है, तभी हम इसको 3:2 कह रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस रविंदर भट्ट, हिमा कोहली एंड नरसिम्हा जस्टिस।
अब यहाँ पे सिविल यूनियन में ये क्या कह रहे हैं कि the minority judge sought to overcome the absence of legal recognition of the queer couple's right to marry by articulating their right to form a civil union regardless of their sexual orientation. यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स के, अगर हम पॉजिटिव पॉस्टुलेट्स को देखते हैं, जो आपकी पॉजिटिव चीजें हैं आपको करनी होती हैं स्टेट को एज अ ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम उनके पॉजिटिव पॉस्टुलेट्स को देखते हैं, तो स्टेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिकॉग्नाइज देयर सिविल यूनियन, ऐसा 2 जजेस का कहना है। लेकिन 3 जजेस ये जो हैं, जो डिफर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनको ये तो राइट है कि वो साथ में रह सकते हैं, दे कैन लिव टुगेदर, बट उन्होंने कहा कि स्टेट पे ये कोई ड्यूटी नहीं है, हम स्टेट पे ये ड्यूटी नहीं रीड कर सकते कि स्टेट लीगली इनकी शादी को रिकॉग्निशन दे और सोशल इंस्टीट्यूशन बनाए जहां पर ये लोग शादी कर पाए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द स्टेट to provide a separate legal regime parallel to that marriage between the heterosexual couples. और यहाँ पे moreover ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि इसको क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा एज इफ वी आर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर, अगर हम ये होल्ड करते हैं। सो ऑन द पॉइंट ऑफ सिविल यूनियन हमने यहाँ पर देखा कि डाइवर्जेंस देखने को मिला। इन्होंने फंडामेंटल राइट के पॉजिटिव पॉस्टुलेट्स को देखते हुए कहा कि स्टेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिकॉग्नाइज दीज सिविल यूनियंस, लेकिन मेजॉरिटी ओपिनियन ने कहा कि नो, वी कैन नॉट कास्ट दैट ड्यूटी ऑन द स्टेट टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशन फॉर देम सो दैट दे कैन मैरी। आई होप ये भी समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन उठा कि जो ट्रांसजेंडर हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हैं, क्या वो शादी कर सकते हैं? अगर सपोज करो कि एक पर्सन था, उसको हमने एट बर्थ क्या सेक्स दिया, असाइन किया कि दैट ही इज अ मेल, फिर बड़े होते होते उसने खुद को जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्या दिया, फीमेल, ही इज कंडक्टिंग हरसेल्फ टू बी अ फीमेल, फिर क्या होगा? और अब इनको प्यार हो जाता है किसी सिस मेल से जो कि नॉर्मल मेल है, अब क्या वो शादी कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर आया अफर्मेटिव में, सबका कॉन्करिंग ओपिनियन कि अगर कोई ट्रांसजेंडर हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो वो शादी कर सकते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का लड़का शादी कर ले, लड़की लड़की शादी कर ले, दैट कैन नॉट हैपन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ट्रांसजेंडर्स दे कैन मैरी। अब यहाँ पे इस केस के बारे में मैंने पहले ही बात करी कि रजिस्ट्रेशन की जब बात हुई थी तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि दे कैन मैरी एंड देयर मैरिज शुड बी रजिस्टर्ड ऑल्सो। अब बात आती है राइट ऑफ क्वेयर कपल्स टू अडॉप्ट चाइल्ड। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जॉइंट अडॉप्शन की, ना कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल अडॉप्शन की। सो वी आर टॉकिंग here about joint adoption। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक JJ एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, और यहाँ पे इस एक्ट के तहत हम कुछ रेगुलेशंस बनाई गई हैं फॉर अडॉप्शंस। तो यहाँ पे JJ एक्ट प्लस इसकी रेगुलेशन, इस पे चैलेंज किया जा रहा है। अब JJ एक्ट अगर हम इसके प्रोविजंस पढ़ते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 49, ये कहता है कि प्रोस्पेक्टिव पेरेंट कौन होगा। तो यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, इस वर्ड को क्वालिफाई नहीं किया जा रहा कि आपका क्या ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा ना तभी यू कैन बी द अडॉप्टिव पेरेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट, या अगर आपका ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन है ना तो आप नहीं अडॉप्ट कर सकते, ऐसा कुछ नहीं लेट डाउन किया जा रहा। फिर अंडर सेक्शन 57 दे आर लेइंग डाउन द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। यहाँ पे सिर्फ ये कह देते हैं कि इन द केस ऑफ कपल द कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउसेस फॉर द अडॉप्शन शैल बी रिक्वायर्ड। पर यहाँ पे भी ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़
बिकॉज यहाँ पे भी हमें डाइवर्जेंस ही देखने को मिला है ऑन ओवर दिस इशू ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि कपल वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे मैरिड वैरिड ये तो कुछ यूज नहीं हुआ। अब यहाँ पे जेजे एक्ट को कहा जा रहा है पेरेंट एक्ट, और जो इस एक्ट से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू रेगुलेशंस लाई जा रही हैं, इसको कहा जा रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एंड दिस इज द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि रेगुलेशंस पेरेंट एक्ट को क्रॉस नहीं कर सकती, यानी कि जो डोमेन पेरेंट एक्ट का होता है, रेगुलेशंस का भी वही डोमेन होना चाहिए। लेकिन अगर हम कारा की रेगुलेशंस देखते हैं, जो कि एक अथॉरिटी है फॉर द अडॉप्शन, तो उन्होंने अपनी गाइड रेगुलेशंस में इस टर्मिनोलॉजी का यूज कर दिया है मैरिटल स्टेटस, कि व्हेन इट कम्स टू कपल्स, कि जब कपल्स जॉइंट अडॉप्शन करें तो उन्होंने कहा कि इनका मैरिटल स्टेटस होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स मैरिड होने चाहिए। पर अभी मैंने आपको बताया कि इन कम्युनिटी के लोगों को तो शादी करने का ही अधिकार नहीं है, तो क्या वो जॉइंट अडॉप्शन कर पाएंगे? आंसर इज नो। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल का जजमेंट पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैरिटल रिलेशनशिप ये वर्ड यूज करा हुआ है ना, आप इस मैरिटल वर्ड को हटा दो, क्योंकि रेगुलेशन के अनुसार ये रिक्वायरमेंट है कि 2 साल का एक स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होना चाहिए बिफोर यू कैन अडॉप्ट। तो उन्होंने कहा ये मैरिटल वर्ड को हटा दो, एंड इवन द होमोसेक्सुअल कपल्स दे शुड बी परमिटेड टू जॉइंटली अडॉप्ट अ चाइल्ड, होना चाहिए एज पर दीज 2 जजेस। अगर हम यहीं पे ऑनरेबल जस्टिस रविंदर भट्ट का जजमेंट पढ़े, नरसिम्हा जस्टिस का जजमेंट पढ़े, उन्होंने कहा कि हम इसको रीड डाउन नहीं कर सकते और मैरिटल वर्ड को हम नहीं हटा सकते। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने जो सोसाइटल रियलिटी है ना, जो प्रैक्टिकलिटी है, उसको वेटेज दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जॉइंटली अडॉप्ट कर ले, इनकी शादी को हम रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे हैं, तो फिर ये चाइल्ड के इंटरेस्ट में नहीं होगा अगर हम इसको रीड डाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि इवन इफ अगर आप यहाँ पे भी जाते हो ना, कि जहाँ पे अनमैरिड कपल वर्ड यूज हुआ है, और यहाँ पे आप अनमैरिड कपल्स को एक राइट दे दोगे कि हाँ अडॉप्ट कर लो एज पर दी जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़, तो उन्होंने कहा दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेगुलेशन है इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, इन कपल्स को जॉइंट अडॉप्शन करने का अधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक कपल की डेथ हो जाए, कपल में से एक पर्सन की डेथ हो जाए, तो आपकी शादी ही रिकॉग्नाइज नहीं है, व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड? तो पहले ही बेटर होगा कि आप शादी को रिकॉग्नाइज करो, फिर हमें ये स्टेप लेना चाहिए। मेरा भी इसमें यही व्यू है। फिर इन्होंने यहाँ पे कहा कि मोर ओवर जो आप कह रहे हो ना कि ये जो वर्ड स्पाउस है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मैरिज होनी चाहिए पेरेंट एक्ट में, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट एक्ट में स्पाउस लिख दिया आपने, और ये चीज यहाँ पे कपल लिख दिया कि कपल, ये कह रहे थे कपल वर्ड इट इज नॉट प्रिसीडेड बाय द वर्ड मैरिज। लेकिन इन्होंने कहा कि अल्टीमेटली यहाँ पे आपने स्पाउस भी तो वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे कहा कि आपको पूरा एज अ होल कंस्ट्रू इंटरप्रेट करना होता है किसी भी लॉ को। आप ऐसे नहीं कह सकते जस्ट गोइंग बाय द वन वर्ड कि ये तो जेंडर न्यूट्रल वर्ड है तो हम इसको वाइड इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो एज पर ऑनरेबल जस्टिस रविंदर भट्ट, उन्होंने कहा कि जॉइंट अडॉप्शन दैट इज नॉट परमिटेड, वो परमिटेड नहीं है। अब यहाँ पे बात हुई कि क्या एक कमेटी बनाई जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको चेयर करें, और एक कमेटी बनाई जाए जिसपे हम देखें कि इनके एंटाइटलमेंट्स का क्या स्कोप है, जो पर्सन्स इन यूनियन में हैं, द क्वेयर कपल्स हु आर इन द यूनियन, इनको क्या क्या एंटाइटल मिलने चाहिए, एंटाइटलमेंट्स क्या राइट्स होने चाहिए, इसके लिए क्या कमेटी बनाई जाए। तो सबने अग्री किया कि यस
The committee shall, before finalizing its decision, conduct wide stakeholder consultations amongst persons belonging to this community. So ये आपका ओवरऑल जजमेंट था. आई होप आपको जजमेंट समझ आया होगा. टाइम के अनुसार जजमेंट थोड़ा सा लंबा चला गया है, बट इसमें आपको सारे पीपीटी में सारा मिलेगा क्रक्स, वट एवर इज द क्रक्स ऑफ द जजमेंट. सो अगर आपको जजमेंट क्लासेस अच्छी लग रही हैं या फिर कोई ऐसी जजमेंट है मेनली ऑफ क्रिमिनल लॉ जो आप नहीं समझ पा रहे और आप चाहते हैं कि इसको डिस्कस किया जाए, तो यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स. आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट जजमेंट, बिकॉज आपका क्लैट पीजी आ रहा है. इफ यू वांट एनी हेल्प तो आप इस पे लिख सकते हो. एंड स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for following the classes. Please share the details of the channel with your friends. Take care.